नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद्या में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल के बारे में है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था वैदिक सभ्यता के सभी मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, तो आपको ये आज का वीडियो या फिर इससे आगे का वीडियो जो उत्तर वैदिक काल का होगा समझने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, एक बार हम बैकग्राउंड पर चलते हैं अपने भारतीय प्राचीन जो सभ्यताएँ थीं। तो सबसे जो भारत की प्राचीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि एक पूर्णतः विकसित और सुव्यवस्थित ढंग से थी। तो वो एक नगरीय सभ्यता थी। उस सभ्यता के पतन के बाद लगभग 200 साल के बाद जब इस सभ्यता का उदय होता है, जो कि लगभग 1500 BC यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का समय रहता है। तो ये सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो जैसा कि आप देखते हैं, पहले जो सभ्यता विकसित हुई थी एक नगरीय सभ्यता थी और इसके बाद की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इसको हम दो भागों में बांटते हैं। 1500 से 1000 BC के बीच की जो है सभ्यता, इसे ऋग वैदिक काल, क्योंकि इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। और 1000 BC से 600 BC के जो बीच का समय है उसे हम उत्तर वैदिक काल, जिसकी जानकारी अन्य तीनों वेदों से मिलती है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। तो दोस्तों, किसी भी सभ्यता या कोई भी सभ्यता को पढ़ने से पहले अगर हम उसके सभी जीवन के बारे में जानें कि उसका धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन या फिर उसके सांस्कृतिक जीवन के बारे में या फिर सामाजिक जीवन के बारे में, अगर हम इन सभी क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं, उनके सभी जीवन के बारे में, तो एक तरह से हम किसी भी सभ्यता की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उस समय किस तरह का समाज था, किस तरह उस समय व्यवस्था विकसित थी। तो इससे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं, एक समझ पैदा हो जाती है। तो आज हम वही पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में कि इस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता में जब ऋग वैदिक काल का दौर शुरू होता है तो इस समय कबीला बनाकर रहते थे, छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। इन कबीलों को जन कहा जाता था और जन के संरक्षण के लिए एक राजा की नियुक्ति होती थी, जो कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती थी, जिसे राजन कहा जाता था। तो कबीलाई जीवन था और कबीलों को जन कहा जाता था। इस जन की सुरक्षा हेतु एक राजा की नियुक्ति होती थी। उन कबीलों में जो थोड़ा शक्तिशाली होता था, जिसके पास थोड़ी शक्तियाँ अधिक रहती थी, उसे राजा नियुक्त किया जाता था और राजा को राजन कहा जाता था। लेकिन राजा के पास सीमित अधिकार होते थे। जैसे कि आगे आप देखते हैं कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समान राजा थे या फिर सम्राट अशोक के समान, जिनके पास पूर्णतः शक्तियाँ होती थीं, कोई भी फैसला या न्याय वह खुद की से कर सकते थे। तो उस समय राजा ऐसे नहीं थे, इनके पास सीमित अधिकार थे। और राजा की सहायता के लिए 4 प्रकार के एक कह सकते हैं संगठन बनाए गए थे, जिन्हें समिति, सभा, विदथ और गण कहा जाता है। तो राजा की सहायता के लिए ये होते थे। अब समिति क्या थी उस समय? समिति में आम लोगों की सभा होती थी, यानी जो कबीले के लोग रहते थे इसमें आम लोग सम्मिलित होते थे और इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी, तो उसे समिति कहा जाता था। सभा में कुलीनों की संख्या होती थी। कुलीनों से तात्पर्य ये है कि उस समय जो पढ़े लिखे थे या फिर थोड़ा उच्च वर्ग के थे, तो सभा में कुलीनों की संख्या होती थी। विदथ ये उपज या फिर लूट के धन के बंटवारे के लिए होते थे और ये भी आम लोगों की ही एक सभा होती थी, इसमें भी स्त्रियां भाग लेती थी। गण ये भी कुलीनों की सभा होती थी। तो गण और ये सभा दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे समान थे। तो अगर कहीं यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा विदथ, सभा और समिति से, विदथ और समिति इन दोनों में स्त्रियों की भागीदारी मिलती है। तो इससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्त्रियों को भी भाग लेने का अधिकार था और स्त्रियों की दशा उस समय अच्छी थी। ये दोनों आम लोगों की सभा थी और इसमें स्त्रियों को भी स्थान दिया जाता था। तो कई बार पूछ लेता है कि किसमें स्त्रियों को भी स्थान दिया जाता था, तो समिति और विदथ में। सभा और समिति इन दोनों को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो राजाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे
अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। तो राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत और गण होते थे। और राजा की सहायता के लिए क्या राजा अकेले प्रशासन चलाता था? तो राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे और इन अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्निन। अब ये जैसे आप देख सकते हैं पुरोहित, सेनानी, पुरोहित जो धार्मिक मामले होते थे, तो धार्मिक मामलों में जो पक्ष रखते थे, तो पुरोहित जो होते थे वो धार्मिक मामलों के अधिकारी कहे जाते थे। सेनानी, उस समय जो सेनाएं नियुक्त की जाती थी, सेना नियमित तो नहीं होती थी, लेकिन जब कभी दो कबीलों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी तो उस समय सेना गठित की जाती थी और उस सेना का जो अधिकारी होता था उसे सेनानी कहा जाता था। और जैसे ही युद्ध खत्म होता था तो वो सेनाएं जो थी वो फिर आम लोगों की तरह काम करने लगती थी। पूरा ये जो होते थे ये दुर्ग और किलों के सुरक्षा के लिए अधिकारी होते थे। तो इस तरह से अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे और अधिकारियों को रत्निन कहा गया है। सेना उस समय नियमित नहीं थी और उस समय एक बात आती है कि क्या कर आज की तरह ही डेवलप था, आज की तरह ही कर लिया जाता था? तो उस समय राजा इतना शक्तिशाली नहीं होता था, उसको ये अधिकार नहीं थे कि वह खुद से कर लगा सके या फिर सेनाएं रख सके या फिर उसको कोई खुद से फैसला लेने का। तो राजा को इतने अधिकार नहीं मिले थे, सिर्फ सीमित अधिकार मिले थे। जो उस समय कर देखने को मिलता है, बलि नाम का एक कर मिलता है और यह स्वेच्छा से दिया गया कर होता था। यानी कोई भी व्यक्ति जैसे कृषि उत्पादन करता था, उस समय ज़्यादा कृषि का तो व्यापक प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, तो जो कर था इसीलिए शायद नहीं रहे होंगे, पशुपालन मुख्य आधार था। तो जो एक कर लगाया गया था बलि, यह स्वेच्छा से दिया गया कर था और ये कर जो अपना आर्थिक रूप से संपन्न होता था, आर्थिक संसाधन जिसके पास जैसे होते थे उस हिसाब से वह स्वेच्छा से राजा को कर देता था। यानी जबरदस्ती किसी पर भी करारोपण नहीं किया जाता था। तो बलि कैसा कर था? स्वेच्छा से दिया गया कर। न्याय का उल्लेख ज़्यादा तो नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है, तो न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि राजा इस समय सर्वशक्तिशाली नहीं होते थे, तो इसलिए न्याय लेने का अधिकार राजा को नहीं होता था। तो यहाँ से हमने राजनीतिक जीवन के बारे में देखा कि उस समय कबीलाई जीवन था, यानी कबीला जो होता था उसे जन कहा जाता था और जन की सुरक्षा के लिए राजा की नियुक्ति होती थी और राजा की सहायता के लिए फिर 4 तरह के सभा या समितियां थीं। इनमें से 2 जो कि विदत और समिति, इनमें स्त्रियों को भी स्थान दिया गया था। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अधिकारी भी नियुक्त होते थे राजा की सहायता के लिए, जिन्हें रत्निन कहा जाता है। सेनाएं नियमित नहीं होती थी। एक ही कर देखने को मिलता है इस काल में जिसे बलि कहा गया है और यह स्वेच्छा से दिया गया कर होता था। न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहाँ से हमने राजनीतिक जीवन के बारे में जाना। अब आइए देख लेते हैं इसके सामाजिक जीवन के बारे में कि इस समय का समाज कैसा था। तो इस समय का समाज जो था वह समतावादी था, क्योंकि इस समय कृषि उतना उन्नत रूप में नहीं थी, तो जो समाज था आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो जो समाज था उसमें काफ़ी समानता देखने को मिलती। ऐसा नहीं था कि कोई एक ज़्यादा धन इकट्ठा करके रखा हो, धनी हो, और एक दूसरा बहुत ही गरीब हो। तो समाज में काफ़ी समानता थी, समाज समतावादी था। और इस समय जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था। जैसे कि आप सिंधु सभ्यता में देखते हैं कि वहाँ पर समाज मातृ सत्तात्मक होता है, लेकिन यहाँ आकर के समाज पितृसत्तात्मक होता है, यानी जो पिता होता है परिवार का वही प्रमुख होता है। दूसरा, वर्ण व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में जो है कर्म पर आधारित थी और इसका वर्णन 9वें मंडल में मिलता है। आगे आप जैसे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो कि 10वें मंडल में मिलता है इसका उल्लेख, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तो जो 10वें मंडल में बताया गया है कि किस तरह से जो वर्ण व्यवस्था थी वह कठोर रूप से प्रभावी हो गई थी और जन्म के आधार पर थी। लेकिन यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी यह कर्म पर आधारित थी, यानी जो जैसा काम करता था उसको वैसा ही वर्ण दिया जाता था। जैसे कोई शिक्षक है तो उसे ब्राह्मण, कोई शक्तिशाली है, ताकतवर है तो उसे क्षत्रिय,
यानी कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखते हैं दास प्रथा का प्रचलन समाज में था कि नहीं। तो दास प्रथा का प्रचलन तो मिलता है, लेकिन यूरोपियन के जैसे नहीं कि वहाँ पर जिस तरह से शोषण होता है कठोर रूप से। तो यहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन जो मिलता है तो एक कोई विशेष कार्यों के लिए नियुक्त किए जाते थे, लेकिन उनका उत्पीड़न या फिर शोषण नहीं किया जाता था। परिवार या फिर कुल सबसे छोटी इकाई थी समाज की। परिवार या फिर कुल समाज की सबसे छोटी इकाई थी। पितृसत्तात्मक परिवार था और संयुक्त परिवार के उल्लेख मिलते हैं। यानी ऋग वैदिक काल में खुदाई के दौरान जिस तरह से बड़े बड़े विशाल भवन मिलते हैं, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय परिवार एक साथ रहते थे, यानी संयुक्त परिवार के उदाहरण मिलते हैं। और परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था। तो क्या यहाँ की स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी अगर परिवार पितृसत्तात्मक था? तो आइए देख लेते हैं। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था, यानी स्त्रियां भी उपनयन संस्कार की भागीदार थीं और शिक्षा का अधिकार उन्हें भी था। 16 संस्कार होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में, जैसे कि ऋग वैदिक काल में सभी 16 संस्कारों से उसको गुजरना पड़ता था। तो स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार की और शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है, यानी उनको भी अधिकार था। इससे ये पता चलता है कि स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। और स्त्रियों के पक्ष में कई यहाँ पर बातें लिखी गई हैं कि पुनर्विवाह नियोग प्रथा थी, यानी कि विधवा पुनर्विवाह, विधवाएं दूसरा विवाह कर सकती थी। और नियोग प्रथा यानी कि पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह रचाने की प्रथा थी। लेकिन बाल विवाह और दहेज की प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। दहेज प्रथा क्योंकि उस समय की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो इसलिए दहेज प्रथा उस समय प्रभावी नहीं थी। तो इससे ये पता चलता है कि स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। इस समय कुछ विदुषियों के उल्लेख भी मिलते हैं। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये कुछ ऋग वैदिक काल की प्रमुख विदुषियाँ थी, यानी विद्वान थी। समाज जो था शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में विभक्त था। सोम और शुरा का भी प्रयोग करता था, यानी मदिरा का भी प्रयोग करता था। आजीवन अविवाहित कन्याओं को अमाजु कहा जाता था, यानी ऐसी स्त्रियां जिनका विवाह आजीवन नहीं होता था उनको अमाजु कहा जाता था। तो यहाँ से हमने देखा इनके सामाजिक जीवन के बारे में कि पितृसत्तात्मक समाज था, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लेकिन स्त्रियों की दशा भी इस ऋग वैदिक काल में काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं। इनके अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था, इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। पशुओं में सबसे प्रिय पशु जो था गाय था। तो यहाँ गाय से कई बिंदु बनते हैं, क्योंकि उस समय गाय को लेकर के कबीलों में कई बार ज़्यादातर लड़ाइयाँ गाय को लेकर के ही होती थी। गायों को लेकर युद्ध हो जाते थे। और गाय को इस ऋग वैदिक काल में अघन्या कहा गया, यानी न मारे जाने वाला पशु, जिसको हम मार नहीं सकते। और अगर कोई गाय को चोट पहुँचाता था या मारता था तो उस समय इसकी सज़ा मृत्युदंड या फिर देश निकाला के रूप में दी जाती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी कठोर सज़ा दी जाती थी। इतनी कठोर सज़ा का वर्णन मिलता है तो गाय कितना महत्व रखती थी। तो इस समय गाय यानी अघन्या का सर्वाधिक महत्व है, जिसका उल्लेख 176 बार देखने को मिलता है। और गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग मिलता है अष्टकर्णी। गाय के लिए ही अष्टकर्णी शब्द का भी प्रयोग मिलता है। घोड़े का प्रयोग रथ के लिए किया जाता था। कृषि का महत्व कम मिलता है। अब जब कृषि का महत्व कम है, जैसे कि आप देखते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है यानी द्वितीय क्षेत्र, उसको अगर विकसित करना है तो पहले प्राइमरी सेक्टर का विकसित होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस समय कृषि का महत्व कम था, तो उद्योग कैसे उतना डेवलप होंगे? तो उद्योग भी सीमित थे। उद्योग के रूप में बढ़ईगिरी, रथकार या फिर बुनकर के यानी छोटे उद्योग देखने को मिलते हैं। और आंतरिक व्यापार ही होता था, यानी देश के बाहर नहीं होता था। तो उद्योग सीमित थे और बढ़ईगिरी, रथकार, बुनकर के रूप में व्यापार का जो आधार था वस्तु विनिमय के रूप में व्यापार होता था। उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय द्वारा। केवल आंतरिक व्यापार होता था, मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। और यहाँ पर धातुओं के बारे में तांबा की खोज जैसे हो चुकी थी पहले ही, तो तांबे या फिर कांसे को इसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो अयस शब्द का प्रयोग किया गया है,
तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि अयस्क शब्द किस धातु के लिए प्रयोग किया गया है ऋग वैदिक काल में, तो तांबा या फिर कांसा। तो यहाँ से हमने देखा कि कृषि का महत्व कम था, गाय का सर्वाधिक महत्व था और उद्योग सीमित थे, व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था, मुद्रा की खोज नहीं हुई थी, केवल आंतरिक व्यापार होता था। तो आर्थिक क्षेत्र के बारे में हमने देख लिया, मुख्य आधार इसका पशुपालन था। यहाँ से कई बार पूछ लेता है कि ऋग वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो पशुपालन। इसके बाद इसके धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में धार्मिक जीवन कैसा था। तो यहाँ पर जो धार्मिक जीवन था वो प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी से अर्थ है कि यहाँ का जो समाज था वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करता था। तो यहाँ पर देवताओं की 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता के रूप में सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु, सविता, यानी सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु और सविता। वहीं अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी और वनस्पति। तो ये 3 श्रेणियां मिलती हैं और सबसे लंबी सूची जो है आकाश के देवता की है। तो कई बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा देवता आकाश या पृथ्वी या अंतरिक्ष से हैं, तो सबसे ज़्यादा देवता अगर हैं तो आकाश के देवता हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो सूर्य के देवता हैं, वरुण है, मित्र है, विष्णु है। तो यहाँ से कुछ विशेषताएं भी पूछी जाती हैं, जैसे कि इंद्र जो थे इनकी क्या विशेषता थी। तो इंद्र इस सब ऋग वैदिक काल का जो समय था, इस काल के सबसे प्रमुख देवता थे। इनको पुरंदर कहा गया है, यानी किला तोड़ने वाला, जो इस समय के सर्वशक्तिशाली देवता माने जाते हैं। और इनका 250 यानी 250 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। अग्नि दूसरे प्रमुख देवता थे, जिनका 200 बार प्रयोग देखने को मिलता है। इन्हें मध्यस्थ का देवता कहा जाता है। मध्यस्थ का देवता से मतलब ये है कि पृथ्वी और आकाश के देवता के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। यानी कोई व्यक्ति अगर अग्नि को समर्पित करता था अपनी बात या कोई वस्तु, तो वो अग्नि जो है, अग्नि के देवता वो आकाश के देवता तक पहुंचाते थे। तो इनको मध्यस्थ के देवता के रूप में जाना जाता था। वरुण जो थे ये वर्षा के देवता के रूप में जाने जाते हैं। सविता चमकते हुए सूर्य के देवी के रूप में जानी जाती हैं। जो सविता शब्द का उल्लेख मिलता है, यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में देवी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो जो गायत्री मंत्र समर्पित है देवी सावित्री को ही समर्पित है और यह विश्वामित्र द्वारा रचित है। तो जो सविता है ये चमकते हुए सूर्य के हैं। मित्र उगते हुए सूर्य के देवता। सोम वनस्पति के देवता के रूप में जाने जाते हैं। पूषण पशुओं के देवता के रूप में जाने जाते हैं। और उत्तर वैदिक काल में आगे जाकर के यही पूषण शूद्र के देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ से हमने देखा इनकी कुछ विशेषताएं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इंद्र जिसे पुरंदर कहा गया है, यानी किला तोड़ने वाला, और सबसे प्रमुख देवता थे इस समय के। इसके बाद अग्नि दूसरे प्रमुख देवता थे, इन्हें मध्यस्थ के देवता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद वरुण जो कि वर्षा के देवता थे। सविता चमकते हुए सूर्य के, और मित्र उगते हुए सूर्य के। सोम वनस्पति के देवता। पूषण पशुओं के देवता, या फिर उत्तर वैदिक काल में जा करके शूद्रों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ से हमने देखा पूर्व वैदिक काल, जिसका समय था 1500 BC से 1000 BC के बीच का, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। इसका अगला वीडियो उत्तर वैदिक काल का होगा।